हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है अनंत लंबे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। गॉस की थ्योरम से हम लोग निकालेंगे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, ये है मेरा एक वायर जिसकी लंबाई है L और इसको जो चार्ज किया हमने वो किया प्लस का Q चार्ज। जो चार्ज है वो पूरे इसकी लेंथ में बट जाता है और हमने आपको बताया था कि अगर वैद्युत आवेश इसकी लंबाई में बटे तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लगता है। तो देखो, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखिए, L लंबाई में अगर वैद्युत आवेश गया Q, तो एकांक लंबाई में आवेश कितना गया? Q अपॉन L। इतना आवेश इसमें डिवाइड हो गया और एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग कहते हैं लैम्डा या फिर रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन L। तो इस तरीके से हमारा लैम्डा निकल के आता है। तो लैम्डा मैंने क्यों निकाला? क्योंकि अभी इसका काम पड़ेगा। जहाँ पर हम आवेश का मान लगाएंगे तो वहाँ पर लगाएंगे हम Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L, क्योंकि यहाँ पर तार है और तार में आवेश हमेशा लंबाई में वितरित होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक तार है और इसको आवेशित किया तो इसके चारों तरफ यहाँ पर एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस उत्पन्न हो गया और इसके हमने तीन पृष्ठ लिए, तीन सरफेस लिए। कौन कौन से तीन सरफेस लिए, कौन कौन से तीन पृष्ठ लिए? तो देखिए, ये है हमारा चारों तरफ का एक सरफेस जिसको कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ, और एक हमारा सरफेस है ऊपर वाला जिसको मैंने नाम दिया है S2, पहले को दिया है S1 और तीसरे वाले नीचे वाले को दिया है मैंने S3। बस आप इतना समझ लो कि ऊपर वाला जो है पार्ट है, जैसे जो डिब्बा होता है, डिब्बे का जो ऊपर वाला ढक्कन होता है, उसी तरीके से ये ऊपर वाला पार्ट है, ऐसे ही नीचे वाला ढक्कन है। ठीक है ना? इसका हमने छोटा छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पे लिया और इसके गॉसियन पृष्ठ पर यहाँ पर भी एक क्षेत्रफल लिया DS1, नीचे वाले को बनाना है DS3, तीसरे सरफेस का DS3 और इसी तरीके से दूसरे सरफेस का माना हमने DS2। अब देखो, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा आपको पता है बाहर की ओर निकलती हैं, चाहे लेफ्ट साइड में निकलेंगी, चाहे राइट साइड में निकलेंगी। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इधर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो देखो, पहले वाले सरफेस के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा सरफेस लिया, इसकी दूरी यहाँ से थी R और यहाँ पर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो बाहर की तरफ है। और मैंने जब आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि जो क्षेत्रफल का सदिश होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो DS1 की वैल्यू इस साइड हो गई। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तथा क्षेत्रफल में जो कोण हुआ वो 0 डिग्री का यहाँ पर कोण बना, क्योंकि दोनों एक ही ओर हैं। और यहाँ देखो, दूसरे वाले पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल है DS2 वो लंबवत ऊपर की ओर है और तीव्रता बाहर की ओर है। तो यहाँ पे इसके बीच का कोण हो गया 90 डिग्री का। इसी तरीके से देखो, तीसरे वाले सरफेस में यहाँ पे तीव्रता बाहर की ओर है E और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल DS3 नीचे की ओर है। ये हो गया इसके बीच का 90 डिग्री का एंगल। अब देखो, गॉस की प्रमेय से हमको निकालना है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो टोटल कितना बनेगा। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। फाई E, गॉस की थ्योरम से फाई E इक्वल टू होल इंटीग्रेशन E इंटू ds। ये इसका है वेक्टर फॉर्म, है ना, इसका है सदिश रूप। और इसको जब ओपन करें, टोटल मिला के अगर मैं निकालूं इसका मान, तो देखो यहाँ पर हमको दिखेगा कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो तीन पृष्ठों से निकल के आता है। तो देखिए, एक पृष्ठ तो है ये वाला, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ, और दूसरा है हमारा S2, ऊपर वाला इसका ढक्कन ये मान लो, और तीसरा वाला है नीचे वाला सरफेस। इस तरीके से तीन क्षेत्रफलों से वैद्युत फ्लक्स निकलता है। तो देखो, यहाँ पर मैंने निकाला, इसको ओपन किया, E इंटू DS1, ये भी इसका वेक्टर रूप, ठीक है ना, प्लस दूसरा हमारा निकलेगा E इंटू दूसरे वाले सरफेस से DS2, फिर हमारा निकलेगा तीसरे से
इसको यहाँ पे लगा दो S2, फिर तीसरा हमारा हो जाएगा S3 से, तीसरे सरफेस से वो हो जाएगा हमारा E इंटू DS3, इस तरीके से। अब इसको ओपन करते हैं। तो पहले वाले सरफेस में जो कोण है वो 0 डिग्री का है, दूसरे वाले सरफेस में, दूसरे वाले क्षेत्रफल में जो कोण है वो 90 डिग्री का बनेगा, और तीसरे में जो क्षेत्रफल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से हम तीनों में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पे कोण लगाएंगे। तो देखो इसका अदिश रूप निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन S1, और यहाँ हो जाएगा E इंटू DS1। पहले सरफेस से कोण कितना था, 0 डिग्री। इसी तरीके से दूसरे सरफेस से लगाया तो ये S2 इंटू ये हो गया EDS cos 90, इसमें लगाएंगे 90 डिग्री दूसरे सरफेस के लिए, ये दूसरा सरफेस है। और तीसरे के लगाया हमने इंटीग्रेशन ऑफ S3 E इंटू DS3, और यहाँ हो गया cos 90 डिग्री। तो देखो हमें ये पता है cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इस cos 90 का मान 0 मल्टीप्लाई करने के बाद 0, ऐसे ये भी cos 90 का मान 0 और ये पूरा 0। तो हम देखेंगे कि ये जो दोनों मान हैं हमारे, ये वाला मान और ये वाला मान, इन दोनों के मान तो हो गए 0 0, यानी कि इसका मान हो गया ख़त्म। अब बचा क्या हमारे पास, ये हो गया cos 0 की वैल्यू 1। तो हमारा टोटल जो फ्लक्स निकल के आया वो निकल के आया इंटीग्रेशन ऑफ S1 E इंटू DS1, इस तरीके से। ये हमारा हो गया फ्लक्स फाई E। और देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालनी है, तो E को कर दिया इस इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये हो गया हमारा E इंटीग्रेशन ऑफ S1 और DS1 क्षेत्रफल का कर दिया समाकलन। और देखो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे इसका अगर मान निकालें तो जो क्षेत्रफल आता है वो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्योंकि S1 जो क्षेत्रफल है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है। देखो चारों तरफ यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, और इसके चारों तरफ, यानी कि वक्र पृष्ठ में से वैद्युत बल रेखाएं इसमें से निकलती हैं। और हम ये जानते हैं, E को E लिख दिया कि भाई बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो हमारा होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई R को R लगाया और लंबाई को लगा दिया इसकी L। तो यहाँ से देखा जाए कि कुल फ्लक्स का मान निकल के आएगा, वो आएगा E इंटू 2 पाई RL। और देखो इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बाय द गॉसेस थ्योरम, तो देखो गॉस के प्रमेय से हम ये जानते हैं कि कुल फ्लक्स का जो मान होता है वो वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हो गया फाई E इक्वल टू Q/ε0, और इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, ये भी उसी फ्लक्स को बताता है जिस फ्लक्स को ये बताता है। अब देखो दोनों को कर लो कंपेयर, इसकी तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने पर जो मान आता है वो आता है, देखो E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू ये हो गया अपना Q/ε0। अब देखो इसको यहाँ से डिवाइड लगाते हैं, तो जो E का मान आया वो आया 1/2 पाई और ε0, इसको लिखा एक साथ 2 पाई ε0, और यहाँ हो गया Q/RL, ये हमारा इसका मान आया। तो देखिए अभी अभी हमने ये देखा था कि जो Q का मान था वो था हमारा लैम्डा इंटू L, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में। अब देखिए Q का मान यहाँ लगा देते हैं, तो हमारा जो मान आता है, देखो E की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1/2 पाई ε0, और Q का मान यहाँ लगाया मैंने लैम्डा इंटू L अपॉन RL। L से L कैंसिल आउट हो गया, और देखो ये लास्ट में निकल के आया हमारा 1/2 पाई ε0 लैम्डा बाई R। तो बच्चों इस तरीके से हो गया हमारा इसका डेरिवेशन, हैंस प्रूव्ड। तो भाई यहाँ से हो गया इसका आंसर। तो बच्चों ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में
लगभग हमेशा ही हर ईयर में पूछा जाता है। और जो बच्चे हमसे जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन बच्चों को पहले के वीडियो देखने हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर नीचे से देख सकते हैं। थैंक यू।